हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स को लेके आते हैं सुबह सुबह। और आज हम बात करने वाले हैं 24 अप्रैल 2025 यानी आज के करंट अफेयर्स की, जहाँ पर हम द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल हैं यूपीएससी व स्टेट सिविल सर्विसेज से के लिए महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था। तो आईएमएफ की अभी एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से। उसने ऐसा बताया कि भारत जो है वर्तमान में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। कुछ उसने आंकड़े भी दिए, उसके बारे में समझेंगे, आईएमएफ के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। साथ ही साथ अगला जो आर्टिकल बात करेगा तनाव भरा जीवन, खेल की कमी में बच्चों की बढ़ती चिंता व मानसिक अस्थिरता। आपको पता है कि इस टाइम पे जो बच्चे हैं मोबाइल का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जो आउटडोर गेम्स हैं उनको कम खेलते हैं, जिस वजह से उनमें तनाव देखने को मिल रहा है। तो इस पर एक स्टडी है, रिपोर्ट है, उसको देखेंगे। तीसरा आर्टिकल भारत में जो खगोलविद ने एक दूरस्थ आकाश गंगा रहस्यात्मकता डार्क मैटर के मामले में प्रकाश डाला है। तो देखेंगे कि क्या है और क्या जो डार्क मैटर की जो थ्योरी है उसको किस तरह से ये चुनौती देती है, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। अगला आर्टिकल बात करेगा तमिलनाडु टास्क मार्क की याचिकाएं खारिज हुई हैं, ईडी की जांच जारी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। तो जो भ्रष्टाचार या पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो ईडी कार्रवाई करता है या जांच करता है, उसके संबंध में जो टास्क मार्क है तमिलनाडु की एजेंसी है, उसने याचिका डाली थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। तो क्या मुद्दा है यहाँ पर और जो एजेंसियाँ उनके क्या अधिकार हैं यहाँ पर हम जानेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो कश्मीर में अभी हाल ही में विभत्स घटना हुई है उसके संबंध में ये आर्टिकल है कि किस तरह से जो ये घटना है कहीं ना कहीं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली कश्मीर को और पीछे की तरफ ले जाने की तरफ दिखाई देती है। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करेगा भारत सऊदी अरब आतंकवाद की निंदा करते हैं, रिश्तों की सराहना करते हैं। तो आपको पता है कि जब ये घटना हुई उसके जस्ट पहले ही भारत व सऊदी अरब की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जिसमें खासतौर पर सऊदी अरब भारत के साथ अन्य जो व्यापारिक साझेदारी है उसको बढ़ावा देने, अक्षय ऊर्जा की दिशा में कार्य करने की जो पहल है उस पर चर्चा हो रही थी। उसी दौरान ये घटना घटी जहाँ पर आप देखेंगे बाद में सऊदी अरब का भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। साथ ही साथ WCD विभाग ने 25,000 अयोग्य महिलाओं की सहायता प्राप्त करने हेतु पहचाना है। आपको पता है कि जो वल्नरेबल या वंचित समूह है उसकी सहायता के लिए सरकार विभिन्न तरह की पेंशन का प्रावधान करती है, चाहे दिव्यांग के संदर्भ में हो, महिला के संदर्भ में हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी महिलाओं की पहचान की गई है जो ऐसा माना जाता है कि उनको लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, या सरकारी नौकरी में उनसे संबंधित व्यक्ति हैं या वो हैं, तो उससे संबंधित डाटा है किस तरह से जो सरकारी योजनाएं हैं उसका दुरुपयोग भी होता है। अगला आर्टिकल भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता के बारे में है, जो बात करेगा कि भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता को भारत ने अभी स्थगित कर दिया है। तो क्या है 1960 में जो ट्रीटी हुई थी उसके तहत जो नदियां हैं, चाहे झेलम हो, चिनाब हो, रावी, ब्यास, सतलज, इनके संबंध में क्या प्रावधान किए हैं उसको देखेंगे। साथ ही साथ भारत में न्यायिक निरंकुशता के बारे में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है तमिलनाडु के संदर्भ में उस पर बहुत सारे विवाद उठे हैं, तो उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगला आर्टिकल में हम देखेंगे कि भारत में वायु प्रदूषण के क्या स्रोत हैं और वायु प्रदूषण संबंधी चिंताएं, और कश्मीर का जो आर्टिकल हम देखेंगे तो ये कवर हो जाएगा पहले ही। तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आईएमएफ का जो अनुमान है, कहता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2025 में 6.2%, 2026 में 6.3% के दर में आगे बढ़ने वाली है। अब ऐसा आईएमएफ ने किस रिपोर्ट में कहा, तो आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है, ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है, जो कहा कि भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ वैश्विक जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसके बावजूद अगर आप देखें भारत 2025 और 26 में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। तो अर्थव्यवस्था के बढ़ने का क्रम ये है कि अर्थात जो दर है, दर भारत की सबसे ज़्यादा है। सपोज करिए भारत की जो अर्थव्यवस्था दर है 6.5% है और GDP $3 ट्रिलियन है। लेकिन अगर किसी अर्थव्यवस्था जैसे चाइना है उसकी $12 ट्रिलियन की GDP है और वो अगर 1% के हिसाब से बढ़ रहा है या 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो उसका जो 2% है भारत की 6% से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे दर ज़्यादा है भारत की एज अ अर्थव्यवस्था। अगर आप देखें एज ए इकोनॉमी देखें तो जो भारत से जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत, अमेरिका, चाइना, उनमें अगर आप देखें तो ओवरऑल वृद्धि वहीं ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अगर आप देखें। तो आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है उसके बारे में यहाँ पे बात करता है। इसके पहले हम थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में ही जान लेते हैं। वर्तमान में जो अभी आईएमएफ ने रिपोर्ट दी है वो साल में 2 बार आईएमएफ जारी करता है, तो वर्ष में 2 बार जारी करता है।
2 बार वर्ष में जारी करते हैं। इसका उद्देश्य बेसिकली यही होता है कि जो वैश्विक आर्थिक स्थिति है उसका विश्लेषण किया जाए, आर्थिक वृद्धि के बारे में बताया जाए। 2025 में अगर आप देखें तो IMF ने कहा कि 6.2% 2026 में 6.3% के हिसाब से बढ़ेगी। अब अगर आप देखें जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो असर डालने के क्या कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो आप देखें जो भू राजनीतिक संघर्ष है, या अगर आप देखेंगे यूक्रेन रशिया जैसे युद्ध हैं, इसका भी कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे टैरिफ व जो व्यापार बाधाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है उसको कम करती हैं। साथ ही साथ कमज़ोर सहयोग या नीतिगत अनिश्चितता भी दिखाई देती है। अब जो सफलता है उसके क्या कारण अगर आप देखें कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो GDP ग्रोथ लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण है उपभोग का बढ़ना। कंजप्शन लगातार गांव हो वहाँ बढ़ रहा है, शहरों में भी बढ़ रहा है। ज़्यादा लोग खर्च कर रहे हैं तो ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो अर्थात ज़्यादा डिमांड हो रही है, ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो कंजप्शन बढ़ने से यह वृद्धि देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आप देखोगे जो विनिर्माण है उसमें भी लगातार काम किया है नितिन गडकरी के नेतृत्व में। आप जानते हैं जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है या लॉजिस्टिक जो लागत है, आवागमन लागत, उसको कम किया जा सका है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे नीतिगत सुधार काफ़ी किए गए हैं, चाहे आप देखें GST के संदर्भ में देखें, फिर उसके बाद आप DBT या प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम सरकार लेके आई है, जिसमें विनिर्माण जो क्षेत्र है उसको मदद करने की बात सरकार करती है। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन पर भी, चाहे UPI की बात करें, चाहे आप देखेंगे आधार आधारित जो व्यवस्था है, तो उसके संबंध में यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप बात करें 2025 में ही स्टेटिस्टिकली आप बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था 4% के आसपास बढ़ने की संभावना है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की बात करें 1.8% के आसपास बढ़ने की संभावना है। तो ये तो बात हो गई कि ये जो रिपोर्ट है और देशों के बारे में क्या कह रही है। अब अगर हम आगे की बात करें और पाएँ कि IMF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो IMF के बारे में अगर आप जाने तो IMF 1944 में जो ब्रेटन वुड्स समिट हुआ था उस दौरान इसे इस्टेब्लिश किया गया था। 1945 में ये निकल के सामने आया और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। अब अगर आप देखें सदस्य संख्या 190 देश इसके सदस्य हैं IMF के, ठीक है। अब बेसिकली अगर देखें IMF का जो कार्य होता है वह होता है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, साथ ही साथ विनिमय जो दर है उसको बेहतर बनाए रखना, सदस्य देशों को वित्तीय सहायता, ये तो IMF के कार्य होते हैं। अगर रिपोर्ट के बारे में बात करें IMF कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है जिसे मैंने अभी बताया। इसके अलावा IMF रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक, वित्तीय जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता है उस पर एक रिपोर्ट जारी करता है। साथ ही साथ IMF फिजिकल मॉनिटर जारी करता है, फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है। जो सरकारी जो राजकोषीय नीतियाँ होती हैं, फिजिकल पॉलिसी होती है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। भारत और IMF के बारे में अगर आप देखें तो भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। भारत ने कई बार ऋण भी लिए हैं, जिसमें से आप 1991 में जब भारत का जो अगर आप देखें पेमेंट क्राइसिस या भुगतान संकट हो गया था, उस संदर्भ में IMF ने भारत की मदद की थी। और यही IMF की जो स्थिति है उसका सबसे महत्व उसका कारण है। अब देखिए IMF की जो स्ट्रक्चर देखें तो आप पाएंगे कि IMF में 4 मेनली दिखाई देते, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर दिखाई देता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्रत्येक देश का एक सदस्य होता है, एक देश का एक सदस्य होता है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखो एग्जीक्यूटिव बोर्ड या कार्यपालिकी बोर्ड दिखाई देता है, कार्यपालिकी निकाय दिखाई देता है, जिसमें आप देखेंगे 24 सदस्य होते हैं जो क्या करते हैं, नीतिगत संबंधी फैसले लेते हैं। साथ ही साथ एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी दिखाई देता है जो क्रिस्टीना जॉर्जिएवा हैं, जो बुल्गारिया से हैं भी, ठीक। इसके अलावा IMF में कोटा सिस्टम होता है। प्रत्येक देश की जो आर्थिक स्थिति के अनुसार इसमें वोटिंग के अधिकार तय होते हैं। तो ये आर्टिकल हमने देखा, जो आप देखेंगे GS3 का जो इकोनॉमी का पार्ट है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं GS2 के पार्ट में कवर होता है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। थोड़ा सा हम एक अंतर और देख लेते हैं IMF का और वर्ल्ड बैंक का। तो आपको पता होना चाहिए कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्टैब्लिश तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ही किया गया था और दोनों का मुख्यालय भी वहीं है। लेकिन जो उद्देश्य है, अगर आप देखेंगे उद्देश्य की बात करें तो जो IMF का उद्देश्य है मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना है, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना है। वहीं अगर आप देखें वर्ल्ड बैंक को विकास करना या विकसित जो विकासशील देश हैं उनमें गरीबी उन्मूलन करना, ऐसे कार्यक्रम चलाना। और IMF अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि अल्पकालिक ऋण देता है, अल्पकालिक ऋण देता है, जैसे भुगतान संतुलन में कोई समस्या हो जाए, पेमेंट क्राइसिस हो जाए। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है दीर्घकालीन लोन देता है विकास परियोजनाओं को संचालित करने के लिए। तो ये तो बेसिकली आप देखेंगे। साथ ही साथ रिपोर्ट के बारे में आपने देखा कि IMF 3 रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है आप देखेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ EODB ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो जारी करता था, हालांकि उसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यह भी वर्ल्ड बैंक जारी करता था। यह व्यवस्था यहाँ पे दिखाई देती है। अब बात करते हैं आगे।
अगले आर्टिकल की। यहाँ पर और कुछ चीज़ें हैं, चीन के बारे में बता रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। अगला आर्टिकल बात करेगा, अगला आर्टिकल बात करेगा तनाव भरा जीवन और खेल की कमी में बच्चों में बढ़ती चिंताएं। यह लेख बेसिकली बताता है कि जो डिजिटल तकनीक का जो अत्यधिक उपयोग हो रहा है, अव्यवस्थित खेल में जो कमी हो रही है, बचपन की स्वतंत्रता के अभाव से जुड़ी है। अब अगर आप देखें सुजुकी जो एक मनोवैज्ञानिक है जोनाथन हाइट, उन्होंने बताया कि जो स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं किशोरों की जो प्रारंभिक जो जीवन है उसको कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहा है। उसमें जो उनकी भावनात्मक क्षमता है, संज्ञानात्मक क्षमता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी दिया कि जैसे पहले स्मार्टफोन उन्हें नहीं देना चाहिए हाई स्कूल से पहले, साथ ही साथ 16 वर्ष तक सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, फ़ोन मुक्त विद्यालय या बाल स्वतंत्रता की उन्होंने बात की। तो ये बेसिकली जो बात हो रही है यहाँ पे फ़ोन के लिए, या तो जो बच्चों में मानसिक तनाव है उसको लेके यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब अगर आप बात करें इनसे संबंधित एक चीज़ और देख लेते हैं। अब देखिए कुछ और आंकड़े यहाँ पर यूनिसेफ की रिपोर्ट है। यूनिसेफ की रिपोर्ट क्या कहती है कि वैश्विक स्तर पर हर 7 में से एक किशोर मानसिक विकार से ग्रसित है, जिनमें अवसाद व चिंता सबसे आम है। तो यूनिसेफ जो रिपोर्ट जारी करती है इसके संबंध में जारी करती है। अगर हम बात कर लें यूनिसेफ के बारे में बात करें तो बेसिकली जो बच्चों के संदर्भ में जो स्वास्थ्य है, पोषण है, उसके संबंध में जारी करती है रिपोर्ट। और ये 1946 से द्वितीय विश्व के बाद इसने काम शुरू किया था। पहले इसका नाम अगर आप देखें इमरजेंसी फंड के रूप में था, लेकिन बाद में 1953 में इसका नाम बदल दिया गया। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय से कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। बच्चों की जीवन संबंधी शिक्षा, पोषण, बाल अधिकार, आपातकालीन सुरक्षा जैसे वार समय में, तो इस संबंध में ये क्या करते हैं, कार्य करती है। भारत अगर आप देखें तो 1949 से यूनिसेफ के साथ अगर आप देखें कार्यरत है ना। सरकार एनजीओ नीति आयोग के साथ यहाँ पे कार्यरत है। अब कुछ कार्यक्रम है भारत में भी जो नीति आयोग ने साथ में चलाए हैं बच्चों के लिए। अगर आप देखें वैसे भी पोषण अभियान, जिसमें नीति जो यूनिसेफ है साथ में कार्य कर रहा है, साथ ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, इसके संबंध में। फिर चाहे मिशन इंद्रधनुष के संबंध में आप देखें, मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, उसमें नीति आयोग के साथ यह या मतलब भारत सरकार के साथ यूनिसेफ कार्य कर रहा है। ठीक, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत में भी यह कार्य कर रहा है। कुछ रिपोर्ट भी जारी करता है, जैसे अगर आप देखेंगे एडोलसेंट मेंटल हेल्थ रिपोर्ट जारी करता है, साथ ही साथ द क्लाइमेट क्राइसिस इन चाइल्ड राइट्स, तो चाइल्ड से संबंधित जो रिपोर्ट है, 3 रिपोर्टें बेसिकली जारी करते हैं। इसमें स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट भी शामिल है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, यूनिसेफ के बारे में, जो अभी उसने क्या किया बताया कि 7 में से एक बच्चा मानसिक विकार से ग्रसित है। एनसीआरबी जो अपराध संबंधी डाटा है उसको जारी करता है। उसके अनुसार 10 से 17 वर्ष के बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में 2019 की तुलना में 23% की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ एम्स का भी आर्टिकल बात करता है, स्क्रीन टाइम अधिक होने से 8 से 14 वर्ष के बच्चों की नींद की गुणवत्ता में 32% की गिरावट देखी गई है। अब अगर आप बात करें यहाँ पर, तो ये जो टॉपिक है आप देखेंगे GS2 के जो गवर्नेंस सेक्शन है उसमें भी है। साथ ही साथ अगर GS3 में हेल्थ के जो टॉपिक है उसमें भी साइंस एंड टेक में कवर होता है। तो बेसिकली अगर आप देखें ये टॉपिक GS के वेरियस सेक्शन में कवर होता है। अगले आर्टिकल में बात करेंगे, अगला आर्टिकल किसके बारे में बात करेगा, अगला आर्टिकल बेसिकली ये बात करेगा कि हाल ही में जो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान है उसने खगोलविदों ने एक अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा में अपेक्षित डार्क मैटर की अनुपस्थिति की रहस्यमूल घटना की जांच की, जो वर्तमान खगोल भौतिकी मॉडलों को चुनौती है। अब ये क्या चुनौती है, क्यों है, देखिए बेसिकली क्या है कि एक NGC 1052 DF2 एक अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी है, आकाशगंगा, ठीक है ना, गैलेक्सी है जो सेटस नक्षत्र में पृथ्वी से 6.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। शोधकर्ताओं ने यहाँ पे ये पाया है कि इसका जो कुल अपेक्षाकृत द्रव्यमान है ना काफ़ी कम है, केवल 3.4 अरब सौर द्रव्यमान से भी कम है, जबकि इसका जो आकार ऐसी आकाशगंगा जितना है जिसमें 200 अरब सौर द्रव्यमान होते हैं। बेसिकली में सौर द्रव्यमान जो है वो कम है, जिस वजह से अगर यहाँ पे एक चैलेंज ये क्रिएट हो रहा है कि डार्क मैटर की जो थ्योरी है उस पर यहाँ पे प्रश्न हो रहा है ना। अब अगर आप बात इसका महत्व अगर आप देखें तो यह कुछ जो ब्रह्मांड विज्ञान के मूल सिद्धांतों को चुनौती देती है, खासतौर पर डार्क मैटर के बिना आकाशगंगाएं बन और टिक नहीं सकती। यह जो सिद्धांत है उसको यहाँ पे ये चुनौती मिल रही है। ठीक है, वैज्ञानिक महत्व अगर आप देखें, यह खोज उस स्थापित ब्रह्मांड के सिद्धांत खंडन करती है, इसमें डार्क मैटर को आकाशगंगा निर्माण और विकास के लिए आवश्यक माना गया है कि जो आकाशगंगाएं हैं उनके में डार्क मैटर से हुआ है, तो इसके संबंधित थ्योरी देती है कि इसका जो द्रव्यमान इतना कम है तो कहीं ना कहीं और भी विकल्प यहाँ पे हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें इसके बारे में, मुख्यतः वैरानिक सामान्य पदार्थ से बनी प्रतीत होती है, इसमें अन्य आकाशगंगाओं जैसे मिल्की वे की तरह अदृश्य ढांचा नहीं है। तो ये जो बात है कि आदित्य के नेतृत्व में यह विश्लेषण में पाया गया। टीम ने विभिन्न डार्क मैटर सांद्रता स्तरों पर मॉडलों का परीक्षण किया और पाया कि प्रेक्षण उन मॉडलों से मेल खाते हैं जिन्हें डार्क मैटर नगण्य नहीं है। ये बात यहाँ पे होगी। अगला आर्टिकल बेसिकली बात करेगा किसके बारे में,
अगला आर्टिकल बेसिकली बात करेगा टास्क मार्क की याचिकाओं को खारिज करने के संबंध में। अब ये क्या है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा देखें, देखिए मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार व राज्य शराब वितरण इकाई जो है टास्क मास द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में प्रवर्तन निदेशालय या ईडी को राज्य सरकार की अनुमति के बिना छापे मारने की रोकने की मांग की गई थी। तो बेसिकली अगर आप देखें, ईडी जो है काम कर रही थी पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्य कर रही थी, और उसे छापा ना मार पाई, इस वजह से एक याचिका लगाई गई थी टास्क मास जो शराब वितरण इकाई है उस हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब यहाँ पर मुद्दा यह उठता है कि आखिर ये है क्या पीएमएलए। तो पीएमएलए बेसिकली क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाता है। अब अगर आपको ये डाउट हो कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की अगर आप बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अवैध स्रोत से प्राप्त धन को वैध दिखाया जाता है, मतलब काले धन को किसी तरह से सफ़ेद किया जाता है। यह मनी लॉन्ड्रिंग में बेसिकली होता है, जो कई स्टेज में गुजरती है। जैसे अगर आप देखें, सबसे पहले अवैध धन को बैंक की प्रणाली में डाला जाएगा, कई लेन देन उसमें दिखाए जाएंगे, है ना, जिससे क्या किया जा सके, उसका अगर आप देखें टैक्स इवेजन सुनिश्चित किया जा सके। अगर आप देखें, जो कर से चोरी की जा सके, कर वंचित किया जा सके, ठीक है। खास साथ ही साथ जो इलीगल जो बिजनेस है उसके लाभ को दिखाया जा सके, टेररिज्म को फंडिंग की जा सके, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया जा सके। तो इस संदर्भ में अगर आप देखें, मनी लॉन्ड्रिंग को देखा जाता है। अब अगर आप बात करें मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है इसके संबंध में क्या प्रावधान है, तो आप देखेंगे कि जो पीएमएलए एक्ट 2002 है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की बात करता है, और ईडी निकाय उसके रूप में कार्य करता है। इसमें बहुत सारी धाराएं, जैसे धारा 3 की बात करें जो बात करता है मनी लॉन्ड्रिंग एक अपराध है, जिसमें धारा 7 के तहत 3 से 7 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। साथ ही साथ धारा 5 पे अगर आप देखें कुर्की करने का प्रावधान है, कि अगर किसी को मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा। धारा 8 अगर देखें संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। और धारा 19 जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये क्या करती है, ईडी को गिरफ्तारी की अनुमति देती है, धारा 19। अब इस संदर्भ में शक्ति का इस्तेमाल किया ईडी ने, जिस वजह से यहाँ पर क्या है, उन्होंने जो टास्क मार्क है उसने हाई कोर्ट में अपील लगाई थी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब अगर आप बात करें 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है यहाँ पर, 2022 का अगर आप देखें, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, इसकी जो वैधता है बरकरार रखा जाएगा। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई, ईडी के पास अत्याधिक शक्तियाँ हैं, जमानत में कठिनाई होती है, बिना एफआईआर के भी कार्रवाई प्रारंभ होती है, तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिसे विजय मदन लाल, अगर आप देखें विजय मदन लाल वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसको पीएमएलए जो अधिनियम उसको बरकरार रखा था। इसके अलावा अगर आप देखें, जो मनी लॉन्ड्रिंग उस पर एक वैश्विक संस्था एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ग्रे और ब्लैक लिस्ट भी जारी करती है। ग्रे और ब्लैक लिस्ट में, जिसमें आपने देखा होगा टर्की को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसमें ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, पाकिस्तान को भी आतंकवादी गतिविधि के लिए शामिल किया गया था। तो बेसिकली अगर आप देखें मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फंडिंग है इसके लिए कार्य करती है ये एफएटीएफ, ठीक है। इसके बारे में बात है। तो साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, जो इंडिया है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत भारत की प्रतिबद्धता भी है, एफएटीएफ में भी भारत शामिल है। इसलिए जो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी घटनाओं को रोकना भारत की जिम्मेदारी भी हो जाती है, आर्थिक रूप से, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो बेसिकली ये आर्टिकल हमने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, इसके बारे में देखा। जांच एजेंसी के बारे में यहाँ पे बताया गया, न्यायालय के निर्णय यहाँ पे बताया कि राज्य सरकार की सहमति ईडी की कार्रवाई के लिए आवश्यक नहीं है। साथ ही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। मोबाइल फ़ोन की जब्ती वैध जांच के लिए आवश्यक मानी गई। ईडी द्वारा उत्पीड़न अवैध हिरासत में आरोपी कोई दम नहीं पाएगा। तो ये बेसिकली ईडी के जो अधिकार है उसको यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। गिव मी अ सेकंड। अगला आर्टिकल बात करें किसके बारे में, हाल ही में जो कश्मीर में जो आतंकी गतिविधि हुई जिसमें 26 लोग मारे गए, 26 नागरिक मारे गए, उसके संबंध में आर्टिकल है कि जो 26 लोग मारे गए इस वजह से एक तो क्या है कि जहाँ पे कश्मीर जो टूरिज़्म है, लगभग अगर आप देखेंगे कि इस साल 2024 में लगभग 35 लाख के आसपास टूरिज़्म इसका हुआ था। 2024 में अगर आप देखें तो 35 लाख के आसपास टूरिस्ट कश्मीर गए थे, जिससे अगर आप देखेंगे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या है, कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था उसको बढ़ावा मिला, व्यापार को बढ़ावा मिला, सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिला। लेकिन इस जो आतंकी गतिविधि की वजह से आप देखेंगे 90% से ज़्यादा लोगों ने टिकट है जो कैंसिल करवा ली है। जो लोग गए हुए हैं वो भी जल्दी वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कश्मीर को बुरी तरह से यहाँ पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा ये जो
यह जो कृत्य हुआ है। अब इसमें एक आर्टिकल भी आया है हसीब ए दाबरू का, जो लेखक है जम्मू कश्मीर के, पूर्व वित्त मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जो पहलगाम में जो हमला जो हुआ है केवल आतंकी घटना नहीं बल्कि गहरी नैतिक गिरावट भी है, जो दो चीज़ों को बता रही है। एक तो ये बता रही है कि किस तरह से क्या हो रहा है कि समाज में अगर आप देखें वहाँ पर तो नैतिकता स्तर किस तरह से गिरता जा रहा है, आम लोगों की हत्या करना हो, तो ये इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक जो कुप्रशासन है वह भी दिखाई दे रहा है कि जो सरकार बात कर रही है कश्मीर में मामला शांत हो गया है या कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई है या विकास संबंधी कार्य की जो सरकार दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं खोखले इन्होंने बताए। तो ये इनका बेसिकली मानना है सब। जो साथ ही साथ इन्होंने घटना का भी हवाला दिया जो 22 अप्रैल की हुई। मुख्य तर्क भी दिया कि यह हमला केवल सुरक्षा की विफलता नहीं बल्कि समाज और संस्थाओं की भी विफलता है। इसके बारे में इन्होंने इस आर्टिकल में कहा। जहाँ भी ये राजनीतिक को प्रशासन और नागरिक समाज की चुप्पी है, स्थानीय नेताओं ने नैतिक आक्रोश या सक्रिय प्रतिक्रिया की कमी भी दिखाई, इन्होंने बताया। संस्थागत विफलता भी उन्होंने बताई कि जो कार्यात्मक पुलिस है, कमजोर न्यायिक प्रणाली है, नौकर से एक उदासीनता भी इसमें कारण रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से उन्होंने बताया कि 2019 से 24 तक पर्यटन जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें 1500 करोड़ का निवेश होने के बावजूद भावनात्मक व नैतिक पुनर्निर्माण की कमी है। कि आप देख रहे हैं कि उसके बावजूद अगर आप देखें इतना निवेश हो रहा है पर्यटन को लेकर, उसके बावजूद अगर आप देखें कश्मीर के लोगों में जो खासतौर पे जो अलगाववाद को समर्थन देते हैं उनमें नैतिकता और भावनात्मकता की कमी इन्होंने इस आर्टिकल में जताई है। यही यहाँ पे बात कर रहा है ये आर्टिकल। क्या आवश्यकता अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आप देखें तो घर वापसी जो सरकार ने स्कीम चलाई थी उसको पुनः से स्थापित करना, साथ ही साथ बेसिकली बहुत आयामी दृष्टियों में बहुआयामी पक्षों में सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है, चाहे पाकिस्तान के संदर्भ में हो, चाहे वहाँ पे लोकल जो लोग उनके संदर्भ में हो, रोजगार के संबंध में हो, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हो, जिससे जो व्यवस्था है उसको पुनः से सुनिश्चित किया जा सकता है। अगला आर्टिकल बात करेगा भारत सऊदी अरब आतंकवाद की निंदा करते हैं, रिश्तों की सराहना करते हैं। अब ये बेसिकली क्या आर्टिकल है, अगर आप देखेंगे कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के जो पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत व सऊदी अरब ने आतंकवादी कड़ी निंदा करने वाला एक संयुक्त बयान जारी किया। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सऊदी अरब के जो किंग हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी मुलाकात के दौरान जारी हुआ। दोनों नेताओं ने सुरक्षा, रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्य विशेष अगर आप देखें घटना का प्रेरक कारण था, हमले में हताहत हुए लोग भी थे, संपर्क में भी नेता थे और मुख्य समझौते भी हुए। अब देखिए जो भारत तो सऊदी अरब उसका जो भागीदारी है उसके दिशा में अगर थोड़ा बात करें तो आपको पता है कि जो गल्फ कंट्रीज है उनकी जो अर्थव्यवस्था है मुख्यतः तेल पर आधारित है और तेल पर जो आधारित अर्थव्यवस्था है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता को कम किया जा रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस दिशा में सभी देश कदम रख रहे हैं। तो आने वाले समय में जो तेल आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें मंदी की संभावना देखने को मिल सकती है। तो सऊदी अरब यहाँ पे ऐसी उदार नीति अपना रहा है, चाहे वो बहुत सारी स्कीम्स चला रहा है जिससे लोग वहाँ पे आके बसें, साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भागीदारी है, व्यापारिक भागीदारी उसको सुनिश्चित कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा दिशा में प्रयास कर रहा है, जिस संदर्भ में भारत के साथ वह अच्छे संबंध बना रहा है। भारत के भी यहाँ पे हित दिखाई देते हैं। भारत में अगर आप बात करें तो लगभग 70 लाख से ज़्यादा लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, जिसमें 10 लाख लोग करीब सऊदी अरब में रहते हैं, जो वहाँ पे आर्थिक रूप से रोजगार प्राप्त करने के लिए भारत जाते हैं, जिससे रेमिटेंस आता है। आपको पता है कि जो ग्लोबली रेमिटेंस में भारत प्रथम स्थान पर है। तो भारत की भी यहाँ पे उपयोगिता होती है कि एक तो जो हमारा जो डायस्पोरा वहाँ है उसके लिए बेहतर संबंध हो, इस संबंध में चर्चा करना, साथ ही साथ उदार नीतियाँ हो सऊदी अरब से जिससे व्यापार को बढ़ाया जा सके, व्यापारिक रिश्ते को बढ़ाया जा सके, इसके संबंध में भी चर्चा करना यहाँ पे एक उद्देश्य था। इसी दौरान ये आतंकी गतिविधि हुई जिसके बाद ये बयान बाद में जारी किया गया। अगला आर्टिकल बात करेगा WCD ने 25,000 अयोग्य महिलाओं को सहायता प्राप्त करते हुए पहचाना। तो हरियाणा की जो महिला एवं बाल विकास WCD विभाग है उसने हाल में की गई जांच में यह खुलासा हुआ कि 25,000 से अधिक महिलाएं संकट में महिलाओं के लिए पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रही थी, जबकि वे पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। बेसिकली अगर आप देखें तो 25,000 से ऐसी महिलाएं हैं जो पेंशन का लाभ जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उन्हें भी मिल रहा था। जो 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है जो विधवाओं को, तलाकशुदा या जिनके पति ने उनको छोड़ दिया है, परित्यक्त है, या जिन्हें पारिवारिक समर्थन नहीं मिलता, उन महिलाओं को लक्षित करने के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें 1,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी स्कीम है। लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में भी चलती है, जो सभी महिलाओं को मिलती है। साथ ही साथ लाभार्थियों की संख्या अगर आप देखें 1.84 लाख थी। अयोग्य महिलाएं 25,000 पाई गई हैं, उसमें लगभग 13% जो है अयोग्य महिलाएं पाई गई हैं, जिससे 30 करोड़ की जो राशि है दुरुपयोग यहाँ पे हो रही थी। अयोग्यता का उदाहरण देखें, जिन महिलाओं के बच्चे सरकारी नौकरी करते हैं, जिनके पास खुद आत्मनिर्भर हैं, साथ साथ जिनके पास वाहन, बड़ी ज़मीन है, वो इसके अलावा अगर आप देखें या जो अन्य पेंशन प्राप्त कर रही हैं, तो ये अयोग्यता की दरें, अयोग्यता की यहाँ पे
बात हुई है। कार्रवाई क्या की जा रही है? पहल कल्याण कार्यक्रमों के डिजिटलीकरण फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है। आधार आधारित जो पेमेंट सिस्टम इसको लिंक किया जाए, जिससे क्या किया जा सके, डबल पेमेंट ना दिया जा सके। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जांच की जाए, स्क्रूटनी की जाए, तो ये यहाँ पे बात हो रही है। योजना परिवार सूचना डाटा डिपॉजिटरी प्रबंधन के तहत पंजीकृत होनी चाहिए, एकीकृत होनी चाहिए। अंतिम सत्यापन वितरण आय संपत्ति सामाजिक स्थिति संपूर्ण क्रॉस सत्यापन की बात किया जाएगा। ये बात हो गई। अब देखें जो अगला आर्टिकल बात करने जा रहे हैं वो बात करें किसके, भारत व पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता की जो स्थगित हुआ उसके बारे में। अब आप यहाँ पे पाएंगे कि जो भारत के पाकिस्तान के साथ 1960 का जो सिंधु जल समझौता था उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है। अब अगर आप बात करें तो आप ये पाएंगे कि जो भारत पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता है जिसे 1960 में किया गया था, बेसिकली अगर आप देखें सिंधु है, अगर आप देखें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो नदियां हैं उनका जो जल विभाजन उससे संबंधित लिया गया था, जिसमें कई निर्णय लिए गए, जिसमें पानी के विभाजन संबंधित निर्णय लिए गए, जिसमें बोला गया कि जो झेलम है, चिनाब है और जो रावी है, झेलम रावी चिनाब पाकिस्तान को इसका पानी मिलना चाहिए। जबकि अगर आप देखिए भारत के संबंध में बोला गया कि जो सतलज है, ब्यास है और सिंधु है उसे पाकिस्तान को झेलम रावी चिनाब, जबकि भारत को सतलज, ब्यास और सिंधु का पानी मिलता है। भारत की नदियों के पानी का सीमित प्रयोग करने की अनुमति है, विशेष रूप से सिंचाई हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट हो। पानी उपयोग की सीमाएं हैं, भारत को सिंधु, सतलज, ब्यास नदियों के पानी का संरक्षण और वापस पानी लौटाने की अनुमति भी है। साथ ही साथ पाकिस्तान को झेलम चिनाब और रावी के पानी का अधिकतम उपयोग करने की अनुमति है। तो ये जो समझौता था उसको लेकर यहाँ पे बात हुई थी। साथ ही साथ ऐसा हुआ था कि जो विवाद हो गए, सिंधु जो जल आयोग होगा उसके द्वारा विवाद का निपटान किया जाएगा, एक न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई थी। तो ये सब क्या हुआ कि अभी जो आतंकी गतिविधि उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सिंधु जल समझौता उसको भारत ने तुरंत रद्द कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा और भारत ने स्टेप्स उठाए, चाहे भारत में जो भी व्यक्ति जिन्हें वीज़ा मिला हुआ था पाकिस्तान के बाहर आए हुए थे उनको जल्द से जल्द भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ सार्क वीज़ा योजना, अगर आप देखिए इसके तहत जो वीज़ा प्राप्त पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना है। नई दिल्ली इस्लामाबाद राजनयिक मिशनों में 55 से घटा के 30 कर दी गई है। अतिरिक्त कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं, जैसे अगर आप देखें परसोना नॉन ग्रेटा या अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया गया पाकिस्तानी उच्चायोग में सैन्य सलाहकार को। साथ ही साथ भारत ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुला लिया। ये कुछ स्टेप्स हैं जिसे हाल में उठाए गए हैं। अगला आर्टिकल बात करेगा भारत में क्या न्यायिक निरंकुशता देखने को मिली उसके बारे में बात करेगा। तो अगर आप बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हाल में क्या हुआ है कि जुडिशरी ने एक निर्णय दिया। तमिलनाडु में जो मामला आया, तमिलनाडु में जो वहाँ के राज्यपाल थे उन्होंने बेसिकली बिल को बहुत समय तक निलंबित करके रखा, 10 बिल को, जिस संदर्भ में याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के अंतर्गत सीमित शक्तियाँ प्राप्त है, बिल के संदर्भ में जो शक्तियाँ प्राप्त है उससे वो सीमित समय के अंदर उसको डिसीजन लेना चाहिए। अब 200 के अंतर्गत उसे क्या शक्तियाँ प्राप्त है? बिल के संबंध में उसे अनुमति देना, बिल को रोकना, पुनर्विचार के लिए लौटा देना, साथ ही साथ राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। तो 4 शक्तियाँ बेसिकली तो अनुच्छेद 200 में उसके पास दिखाई देती हैं। वहीं अगर आप देखें अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के पास शक्तियों की बात करता है कि जो राज्य के बिल राष्ट्रपति के पास आएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति क्या डिसीजन लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के लिए समय सीमाएं निर्धारित कर दी, जिसके बाद कार्यपालिका बनाम जो न्यायपालिका विवाद उठ गया। और जो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब या अन्य लोगों ने क्या किया, लेख लिखे जिसमें बात हो रही है कि भारत में न्यायिक निरंकुशता देखी जा रही है। अब देखिए न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। अगर आप देखें तो अनुच्छेद 13 बात करता है, अगर ऐसा कोई भी कानून अगर आप देखें विधि सम्मत नहीं पाया जाता तो उसको क्या कर सकता है, यहाँ पे अगर देखें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के तहत है जुडिशियल उसका रिव्यू कर सकता है। अब न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल, अगर आप देखें न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, दोनों संबंधित हैं लेकिन भिन्न धारणाएं हैं। न्यायिक जो सक्रियता होती है जुडिशियल एक्टिविज्म वह स्थिति है जब न्यायालय नीति और शासन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे और कई बार इसे न्यायिक सीमाओं के उल्लंघन के रूप में आलोचना झेलनी पड़ती है। लोकस स्टैंडी के बारे में बात हो रही है कि यह वह अधिकार है जिसके तहत कोई व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। आपातकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने इसका विस्तार करते हुए जनहित याचिकाओं को मान्यता दी। इसके अलावा अगर आप बात करें हाल में क्या निर्णय लिया गया अनुच्छेद 142 के संबंध में, अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय के लिए अधिकार है। आलोचकों का कहना है कि इस प्रावधान का उपयोग विधिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए किया जा रहा है। यह चीज़ यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। तो ये सब आर्टिकल है। वफ़ के जो कानून थे उसके संबंध में भी निर्णय लिया गया। वफ़ के जो बिल जब लाया गया था जिसमें जो व्यक्ति शामिल किए गए थे
उसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करना व अन्य संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह निर्णय लिया था। सरकार बनाम न्यायपालिका के बीच तनाव है। आपको पता है अनुच्छेद 50 शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है, जो कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका के कार्य अलग है, उनकी सीमाएं अलग है, उन्हें अपनी अपनी सीमाओं में रहकर ही कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे, यह भी संतुलित करने का उनके पास अधिकार है। तो इस संबंध में विवाद यहाँ पर चर्चा में था। भारत में अगर देखो वायु प्रदूषण संबंधी जो न्यूज़ थी उसके बारे में अगर देखें तो उसमें आप पाएंगे कि जो भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बना हुआ है, जिसमें हर वर्ष लाखों लोग की असमय मृत्यु होती है। प्रमुख प्रदूषक स्रोत की समझ इस समस्या के समाधान के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर बहुत प्रदूषक की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ब्लैक कार्बन है, मीथेन है, अमोनिया है, नॉन मीथेन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं। ये सब क्या है भारत में सबसे बड़े पोल्यूटर हैं। अब सल्फर की बात करें, इसका कुल उत्सर्जन यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, ऊर्जा क्षेत्र से, अन्य स्रोत से, उद्योग से, भवन से, परिवहन से। वह नाइट्रोजन ऑक्साइड के संबंध में भी आंकड़े दिए हैं, परिवहन हो चाहे ऊर्जा उद्योग हो। ब्लैक कार्बन संबंध में भी आंकड़े यहाँ पे दिए हैं, भवन है, उद्योग, परिवहन, कृषि, कि किसमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा अगर पोल्यूटर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा किसका पोल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड हो, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, साथ ही साथ ब्लैक कार्बन है, फिर या मतलब मीथेन के बारे में बात करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें अमोनिया है तो मीथेन सबसे ऊपर दिखाई देता है, फिर अमोनिया दिखाई देता है कुल उत्सर्जन को जो वॉल्यूम है उसके आधार पर। फिर नॉन मिथेल जो कार्बनिक जो कंपाउंड है उसके बारे में बात हो रही है, जो यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। इसका स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण लगभग 10.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिसका मुख्य कारण खाना पकाने, लकड़ी, कोयले, ऊर्जा, जनादत। ये आर्टिकल यहाँ पे बात हुई। पहलगाम संबंधी आतंकी हमले पर ऑलरेडी हमने आजकल डिस्कस कर लिया है। तो आज के फिलहाल आर्टिकल में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।